हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हमारा पेपर सभी पेपर हुए थे उसमें कुछ ना कुछ फुल फॉर्म पूछे गए थे। तो जैसे देख लीजिए, आपको यहाँ दिख रहा है 17 फरवरी का, देखिए पहले शिफ्ट का पेपर है। 17 फरवरी के पहले शिफ्ट का पेपर देखिए, जो पहले पेपर हुआ था हमारा फरवरी में हुआ था, तो वो फरवरी वाला पेपर हमारा लीक हो गया था नकल होने की वजह से, तो रद्द हो गया। उसके बाद हमारा जो पेपर हुआ था 23 सितंबर, 24, 25 और 30 और 31 सितंबर को पेपर हुए, तो उसमें कुछ ना कुछ फुल फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम सभी में जितने भी फुल फॉर्म पूछे गए थे आपको पूरा पूरा फुल फॉर्म कराएंगे। देख लीजिए, आपको पहले हम दिखा देते हैं कि पेपर हमारा कितने कितने शिफ्ट में आपका हुआ था। देख लीजिए, अब मैं अपने टेलीग्राम पे सारे पेपर अपलोड किया हूँ। अगर जिसको भी सारे पेपर का लिंक चाहिए तो वो जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकता है। देख लीजिए, यहाँ देखिए 17 फरवरी का देखिए पहले शिफ्ट का पेपर है। देखिए 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट और इसके बाद देख लीजिए हमारा 18 फरवरी को ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट और ये सेकेंड शिफ्ट हो गया। इसके बाद देखिए हम 2 फरवरी में पेपर रद्द हुआ, तो इसके बाद हमारा पेपर अगस्त में हुआ था। तो देख लीजिए 23 अगस्त पहला शिफ्ट, 23 अगस्त दूसरा शिफ्ट, 24 अगस्त पहला शिफ्ट, 24 अगस्त दूसरा शिफ्ट। इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ 25 अगस्त पहला शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट से, इसके बाद 30 को पहला और दूसरा हुआ था। इसके बाद जो हमारा है लास्ट वाला पेपर हुआ था 31 अगस्त का पहला शिफ्ट, ये सेकेंड शिफ्ट है। और ये आप लोग कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप लोग ऐसे, ये टेलीग्राम आपको शो होगा, दे रहा हूँ कैसे, यहाँ पर लिंक ओपन करेंगे तो ऐसे आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। तो जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन होगा, और ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फाइल्स में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। यहाँ देख लीजिए सारे पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग इजीली डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पेपर नजदीक ही आने वाला है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ, कुछ ना कुछ फुल फॉर्म पूछे गए थे, तो हम सभी फुल फॉर्म को आज करेंगे। देख लीजिए, जिसमें पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया था, और 17 फरवरी के या पहले शिफ्ट का पेपर था, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है। और इसके बाद देख लीजिए, जैसे फुल फॉर्म से संबंधित इसके बाद हमारा 7वां हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए किसी से पूछा था 7वां क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए हालांकि इसमें फुल फॉर्म नहीं पूछा है। देखिए जीएसटी के बारे में पूछा है। अगर जीएसटी के बारे में पूछा है तो जीएसटी के फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, और जीएसटी की समान जानकारी तो पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जीएसटी का भी हम जानेंगे। तो आप लोग चलिए, हम पीडीएफ मैंने इसका बनाया है, उसी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो 17 फरवरी में सबसे पहला वाला पेपर हुआ था, उसमें ही फुल फॉर्म पूछा था। किसका फुल फॉर्म पूछा था, देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए, यानी फुल फॉर्म बताइए। तो यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, देख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। और इसके बारे में पूछ सकता है, इसकी स्थापना हुई कब हुई थी, और इसकी किस प्रकार की शक्ति है, और इसका कार्य क्या है। तो ये सब हम जानकारी लिखेंगे। और जो भी संस्था के बारे में होगा उसका हेडक्वार्टर पूछेगा, यानी मुख्यालय, और पूछेगा कब स्थापना हुआ, उसका उद्देश्य क्या है। तो देख लीजिए, इसकी स्थापना कब हुआ था, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी शक्ति क्या है, देख लीजिए, ये जो यूपीएसएसएफ है, ये बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तार करने का अधिकार है। यूपीएसएसएफ को बिना इस बल को देखिए बिना वारंट की तलाशी और गिरफ्तार करने का आदेश है। यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यानी पहले का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पहले का डी। इसके बाद हमारा देख लीजिए जीएसटी। देखिए, हमने 17 फरवरी के 7वें क्वेश्चन का पूछा है, जीएसटी के बारे में पूछा है। तो पहले आपको जीएसटी की समान जानकारी तो पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आप आंसर देंगे। देखिए, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, गुड माने अच्छा होता है, अगर GOOD बात करेंगे, गुड माने अच्छा होता है। जब तक यस नहीं लगागा तब तक वो समान नहीं होगा। गुड्स मतलब समान वस्तु, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसे बता, हमसे पूछेगा जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जो हमारा केंद्र और राज्य दोनों के मध्य लगता है, उसके लिए आईजीएसटी होता है। और जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं, देखिए 0% कोई काउंट नहीं करता, डायरेक्ट 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारी जीएसटी की दरें हैं। 0,
10%, 5%, 12%, 18 और 28% की दरें हैं। इसके बाद हमारे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें 7वें का। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पूछा क्या है, जीएसटी के निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, मतलब कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए गलत है, आपसे ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में समान कानून लागू होता है, सही बात, एकदम सही। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है, मतलब कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, उसका कोई गोल है कि मतलब हाँ पूरे देश में यही आपको स्थापित करना है, जीएसटी लाके पूरे देश की गरीबी हटाना है या फिर कुछ करना है, तो ये सही है। और सी बात करते हैं जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तु एवं सेवाओं दोनों का व्यापक उगाही वसूली है, एक ही क्या कह रहा है, एक ही दर पर, तो ये अलग अलग दरें होती है, इसलिए हमारा सी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सी गलत है तो यही सी हमारा सही हो जाएगा। और वस्तु एवं सेवाओं पर कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, हाँ जैसे आप लोग देख सकते हैं जीएसटी की टैक्स स्लैब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के है, 5% है, 12%, 18%, तो यहाँ हमारा डी भी सही हो जाएगा, ए भी सही, बी भी सही, और सी गलत है तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 7 का। सी इज द राइट वन। इसके बाद हम देख लीजिए आएंगे एटीएम के बारे में हमारा पूछा था, तो हम उसके बारे में फुल जानकारी आपको देते हैं। पहली बात एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम जो पैसा निकालने वाला मशीन होती है उसे एटीएम मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी स्वचालित टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। देखिए अगर हम बात करें विश्व में सबसे पहले 27 जून 1967 में बार्कलेज बैंक द्वारा लंदन में सबसे पहले हमारा जो है एटीएम स्थापित किया गया था। इसके खोजकर्ता जॉन शेफर्ड बैरन इसके खोजकर्ता हैं। देखिए अब बात करते हैं हमारा भारत में जो एटीएम की शुरुआत है मुंबई में 1987 में HSBC बैंक द्वारा सबसे पहले शुरू किया था। HSBC हांगकोई बैंक करके इसका नाम है, इसी के द्वारा शुरू किया था। ये आपको याद करना है कब, 1987 में HSBC बैंक द्वारा स्टार्ट हुआ था। और एक चीज आपको हमारे भारत का जो है प्रसिद्ध रहता हुआ एटीएम जो श्रीनगर के डल झील में स्थित है, जिसे 2021 में SBI द्वारा चालू किया गया था। तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लीजिए हमारा पुलिस रैंक की आ गए। पुलिस रैंक जरूर ना कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछता है। देख लीजिए जिसे इस प्रकार में है कि सबसे छोटा कौन होता है और सबसे बड़ा कौन होता है। सबसे छोटा दो हमारा होता है कांस्टेबल, और सबसे बड़ा जो हमारे होते हैं डीजीपी सबसे बड़े होते हैं। तो आप लोग पहले हम शुरू से करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कांस्टेबल का लोगो होता है, पट्टी होती है, उस पर कुछ नहीं होता, इसको कांस्टेबल कहते हैं। उसके बाद दो हमारा सीनियर कांस्टेबल SC होते हैं, उनके पास दो ऐसे लाल पट्टी होती है, तो इसको सीनियर कांस्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमारा हेड कांस्टेबल होता है, 3 पट्टी होती हैं, तो और कुछ नहीं होता उनके पे, तो ये हमारा सीनियर हेड कांस्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है हेड कांस्टेबल के बाद ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें देखिए पट्टी और 1 स्टार होता है। ये दरोगा से छोटा होता है जो ASI होता है, और उसका प्रमोशन होकर दरोगा हो जाता है, कुछ जगहों पे हो जाता है। तो इसके बाद हमारा देख लीजिए SI है, जिसे दरोगा कहते हैं, सब इंस्पेक्टर, और इसमें पट्टी होती है और 2 डबल स्टार होता है। ये तो किसको नहीं पता होगा दरोगा के बारे में, SI वाला। इसके बाद हमारा देख लीजिए SHO, जो हमारा होमगार्ड का भी पेपर हुआ है, उसमें भी SHO के बारे में पूछा गया था कि SHO का फुल फॉर्म बताइए। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी थाना प्रभारी यानी थाना अध्यक्ष भी हम इसको कह सकते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसमें देख लीजिए क्या होता है, पट्टी होती है और ट्रिपल स्टार होता है, पट्टी और ट्रिपल स्टार होता है, ये हमारा होता है SHO का, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद हमारा दो आता है DSP, देखिए DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP में देखिए स्टार पट्टी नहीं होती, ट्रिपल स्टार होता है, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, DSP का। उसके बाद DSP से बड़ा कौन होता है, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए इसमें क्या होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में होता है कि अशोक स्तंभ एक होता है, इसमें स्टार कुछ नहीं, पट्टी सिर्फ एक अशोक स्तंभ होता है। इसके बाद हमारा देख लीजिए आता है SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आता है SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद आता है DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, DIG क्या हो जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ये काफी बड़े बड़े पोस्ट हैं। इसके बाद हमारा IG आएगा इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद आएगा ADGP एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। इसके बाद आ जाएगा SDGP स्पेशल डायरेक्टर ऑफ पुलिस। इसके बाद सबसे जो हमारा बड़ा पोस्ट होता है पुलिस में, जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है
जीपी का होता है। देखिए हम गलती से डीआईजी लिख दिए हैं, डीजीपी। डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हमारा सबसे बड़ा पोस्ट होता है डीजीपी का होता है। और जो ये हमारा देखिए जीपी करके पोस्ट है, इन सब का देखिए जो चिन्ह होता है एक ही होता है। ये हमारा आईपीएस होता है और आईपीएस लिखा होता है, और एक अशोक स्तंभ और तलवार, और इसमें लाठी नुमा जो बना रहता है इसमें ये होता है, और ये तीनों का सेम होता है। आप लोग को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए एएसपी, एसपी का देख लीजिए ये होता है। उसके बाद होता है एसएसपी, एसपी के बाद आईजी हो गया, आईजी हमारा हुआ आईजी, और इस पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डी हो गया, और देखिए डीजीपी। और ये 2-3 होते हैं, इनका सेम होता है, लगभग कार्य भी सेम होता है, सिर्फ थोड़ा पद भी अलग अलग होता है। डीजीपी, एसडीजीपी और डीजीपी यहाँ रहेगा, डीआईजी नहीं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, डीजीपी होता है। इसके बाद हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नालको। नालको के बारे में देख लीजिए 140 नंबर के पहले ही 17 का फर्स्ट में पूछा था नालको का कि कहाँ ये स्थित है। तो नालको का पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब होती है? 1981 में इसकी स्थापना होगी। कहाँ? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर, बी वाला, भुवनेश्वर उड़ीसा इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO। जो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देख लीजिए ESTB मतलब इस्टेब्लिश, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कुल सदस्य देश जो हैं इसके 194 इसको कुल सदस्य देश हैं। देखिए इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 को हुआ था जब ये स्थापना हुई थी। इसीलिए देखिए पूरे विश्व में 7 अप्रैल को पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में देखिए मनाया जाता है। पूरे विश्व में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसमें क्या पूछा है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यानी हमारा सी सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा पूछा देखिए NHRC का पहले हम तो जानेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये देखिए जहाँ राष्ट्रीय का बात आ जाएगा वहां से ये समझ लीजिए कि भारत की संस्था है। राष्ट्रीय नेशनल मतलब भारत की संस्था है। और इसकी इस्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, HQ का मतलब हमारा देखिए जो है ये HQ का मतलब हो जाएगा हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। तो हमारा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। देखिए कहाँ क्या पूछा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही जवाब होगा सी, नई दिल्ली में। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसके बाद हमारा देखिए ग्रुप 20 G20 सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चन पूछा गया था GST से पूछा गया था। मैक्सिमम जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे GST, उसके बाद G20 से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज्यादा हमारा GST से पूछा गया था पुलिस में, और उसके बाद G20। देख लीजिए हमारा 11वां क्वेश्चन है G20 का पूर्ण रूप हमसे इसमें पूछा है। तो G20 में बहुत आसान है, ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन ए इज द सही है, ग्रुप ऑफ 20। देख लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और इसके सबसे देखिए बड़ी बात क्या है, ग्रुप 20 का महत्व क्या है? ये देखिए जो विश्व का 85% GDP का जो है अकेले ही 85% का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके सबसे चीज हमसे क्या पूछेगा? सम्मेलन। देखिए 2023 में इसका सम्मेलन नई दिल्ली में होते भारत मंडपम में ये हमारा सम्मेलन होता है। इसके बाद 2024 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, 2025 में देखिए साउथ अफ्रीका में। जो इम्पोर्टेंट है तो हमारा 2026 वाला, क्योंकि ये वर्तमान में हुआ है अमेरिका में। और इसके बाद जो होगा 2027 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं है ये हमारा। देखिए 2027 में ये आयोजित होगा। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। और हमको याद क्या करना है? 2026 वाला की कहाँ हुआ है? अमेरिका में। और एक जरूरी कौन है? 2023 वाला, क्योंकि ये भारत में हुआ था। तो 2023 और 2026 वाला हमको याद करना है। 2023 में कहाँ? नई दिल्ली में। और 2026 में अमेरिका में हुआ है। इसके बाद हमारा देखिए RBI के बारे में कौन नहीं जानता, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ।
देखिए पहली बात तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई एक्ट आया था 1934। आरबीआई एक्ट 1934 आया था। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी, अरे महाराष्ट्र मुंबई में इसका है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और इसका देखिए राष्ट्रीयकरण यानी ये एक सरकारी कब हुई? तो 1949 में। ये पहले प्राइवेट थी, तो इसको कब सरकारी किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण करके इसको सरकारी कर दिया गया। और जो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारा आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारा हुआ था 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और इसका भी मुख्यालय देख लीजिए कहाँ? महाराष्ट्र की मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है। और इसमें देख लीजिए नोट कुछ बात आपको, भारत का जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, यानी सबसे बड़ा कमर्शियल जो बैंक हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्यों? देखिए जो हमारा आरबीआई है उसमें आप लोग खाता होता नहीं खुलवा सकते, वो सरकार का बैंक होता है। और जो एसबीआई है इसमें आप खाता होता खुलवा सकते हैं, अपने पैसे रख सकते हैं। तो इसलिए जो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है जिसमें आप लोग खाता खोल सकते हैं, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ना कि आरबीआई। आप लोग ये बात हमको याद रखिए। और दूसरी चीज क्या है नोट, जो भारत में पहला बैंक खुला था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बीओ बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो खुला था, जो 1770 में खुला था। ये लोग भी आप लोग याद रखिएगा, 1770 में कहाँ खुला था? ये भारतीय नहीं था, यूरोपीय प्रबंधन का बैंक था जो कि 1770 में खुला था, जो कि भारत में पहला बैंक खुला था 1770 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा यूनेस्को। देखिए जहाँ भी यूएन आ जाएगा वो ये समझ लीजिए यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। अभी आपको मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता दूंगा कि ये क्या है। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए बहुत ही जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है। और इसमें कुल सदस्य कितने सदस्य देश? 194। कुल सदस्य देश कितने? 194 इसमें सदस्य देश हैं। इसका कार्य क्या होता है? देखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है WHS को चिन्हित करता है, उनके संरक्षण में उनका संरक्षण करता है। देखिए भारत में कुल 44 वर्ल्ड हेल्थ साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसमें जो पूछता है कि हमारा वर्तमान में 43वां कौन है? असम में कि मोईदाम से 2024 में, इससे भी हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन अभी 2000 जो हमारा 25 का हुआ था कि मोईदाम के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा था। और देखिए 44वें स्थल कौन से? महाराष्ट्र सैन प्रदृश्य, ये हमारा 44वां है। और 43वां कौन है? असम में मोईदाम है। और जो है 44वां महाराष्ट्र का सैन प्रदृश्य है। ये आप लोग याद रखिएगा, 43वां और 44वां। इसके बाद हमारे देख लिए प्रधानमंत्री द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उनसे भी हमारा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। देखिए 33 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, PMJAY। इसका जो हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका उद्देश्य क्या था? जो ये योजना आई थी, देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दुनिया की क्या है? सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 2018 में कमजोर आबादी परिवार के लिए प्रतिवर्ष जो देखिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना है। देख लीजिए तो कितना? 5 लाख ये स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। तो क्वेश्चन हमसे क्या इसमें देखिए हमसे क्या पूछा है? देखिए 33 नंबर हमसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री देखिए PMJ कार्बन के 2023 का पुरस्कार प्राप्त किया है, या किस प्रकार की संस्था है? आपसे इसके बारे में पूछा है। उद्योग तो होगा नहीं, शिक्षा तो होगा नहीं, ये कृषि तो होगा नहीं, तो यानी बी हमारा स्वास्थ्य एक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा है, तो बी अब तक सही जवाब है। ये कब चालू किए गए थे? ये भी 2018 में। देखिए 2018 में ये चालू किया था, आप लोग ये भी याद रखिएगा 2018 में चालू किया गया था। और इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य से संबंधित है। ये बात हमारा हो गया। इसके बाद हमारा देख लिया जाता है PM
FBY, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसानों से संबंधित जो भी होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री पीएम, तो देखिए जहां भी पीएम आ जाएगा वो उसके प्रधानमंत्री होगा, और उसके बाद जो हमारा फुल फॉर्म होगा फसल बीमा योजना। जैसे इसके बाद हम प्रधानमंत्री फसल योजना, ये शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 2026 को। तो पीएम की है तो प्रधानमंत्री द्वारा ही इसका उद्देश्य क्या था? देखिए किसानों को जो फसल खराब होने की आर्थिक मुआवजा देना, खेती की जोखिम कम करना, जैसे सूखा बाढ़ आने पर बेमौसम अगर बारिश हो जाए, किसान का नुकसान हो जाए, तो उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा योजना लाई गई थी उसके द्वारा हमको अनुदान आर्थिक सहायता प्रदान करना था, और इसकी दरें कुछ सुनिश्चित की गई थी। इसी दर के हिसाब से अगर आपकी जो इस हिसाब की फसल होगी उस हिसाब से आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% और व्यावसायिक बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम भुगतान करना होता है। ये हमारा देख लीजिए PMFBY फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फुल फॉर्म हो जाए। इसके बाद हमारा आता है PMJDY, पीएम तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, JDY मतलब जन धन योजना, बहुत ही फेमस योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत हो गई थी? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को। जी मतलब 10 और डी मतलब 4, अगर ऐसे भी याद कर ले 10 या 14 यानी 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को मोदी जी के द्वारा हुआ था। इसमें जो घोषणा हुई थी 15 अगस्त को, और शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त यानी 13 दिन बाद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए हमको जानना है कि योजना शुरू कब हुई थी और उसका उद्देश्य क्या है। ये हमारा सबसे बड़ी चीज, यही 2 चीज हमसे पूछता है। फुल फॉर्म तो बहुत कम पूछता है। देखिए देश में हर परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। कोई भी भारतीय नागरिक जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है, इसको प्रधानमंत्री जन धन योजना के साथ उसको हम बैंक से जोड़ना, यही इसका उद्देश्य था। कब शुरुआत हुई, घोषणा हुई थी? 15 अगस्त 2014 में। शुभारंभ 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री योगी के द्वारा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी। इसके बाद हमारा आता है ILO। ये देखिए एक प्रकार की संस्था है, ILO संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल फिलहाल में देखिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अभी 1 मई को हमारा जल्दी ही बीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। और 1919 इसका ट्रिक कैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि जब 18 प्लस हो जाते हैं सब लोग काम पे निकल जाते हैं, तो यानी वो मजदूरी करने निकल जाते हैं। हालांकि वैसी कोई बात नहीं है, अब ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं कि 18 प्लस हुए 1919, यानी 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है ILO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसमें कुल सदस्य देश 187 देश हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग क्या याद रख सकते हैं, हो सके जरूर पूछ दे कि ये अभी मजदूर दिवस कब मनाया गया, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मनाया गया है और पेपर भी हमारा पूछने वाला। तो 1 मई को विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन स्थापना होगी ILO की। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसके बाद आता है देखिए नेशनल, यानी जहां भी नेशनल आ गया समझ लीजिए भारतीय की संस्था है और इम्पोर्टेंट है। तो NIE का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत की संसद द्वारा 2008 में 8 के राष्ट्रीय सूचना एजेंसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। वर्तमान महानिदेशक कौन है NIE के? राकेश अग्रवाल, ये जो कि IPS ऑफिसर हैं, इसके हमारे महानिदेशक हैं। इसमें नोट क्या करने वाली बात है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था NIE के, उसमें फुल फॉर्म ना पूछा गया था, इसमें पूछा गया था ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में 7-8 दिसंबर 2024 को इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। इसके बाद हमारा देखिए नीति देखिए नीति आयोग होता है। जैसे आयोग हो वैसे नीति आयोग होता है। तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देखिए 1 जनवरी 2015 को, पंचवर्षीय योजना जब हमारे समाप्त कर दिए गए मोदी जी के द्वारा, तो इसकी स्थापना की गई। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो जो भी
अगर पूछेगा अध्यक्ष कौन है तो प्रधानमंत्री को हम लगा देंगे। और उपाध्यक्ष देखिए वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी, जिन्होंने हाल ही में सुमन बेरी का स्थान ग्रहण किया है। और इसमें वर्तमान में कौन है, सीईओ निधि छब्बर, ये हमारी वर्तमान में नीति आयोग की क्या है, सीईओ हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को हटाकर ये नीति आयोग की स्थापना की गई है। इसके बाद हमारा देखिए ब्रिक्स अभी फिलहाल में चर्चित है, क्योंकि हाल ही में अभी इसका आयोजन हुआ है और सम्मेलन भी हुआ है। ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स में कितने देश हैं, हालांकि ब्रिक्स में देखिए कुल देश हमारे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देश हैं। पर ब्रिक्स जो पहले बना था उसमें 4 देश थे, ब्रिक्स था, फिर एक देश जुड़ा 2010 में, देखिए साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, ब्रिक्स हो गया। इसके बाद कुछ और देश भी जुड़े, टोटल 11 देश हो गए ब्रिक्स में। पहले जो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका था, तो इसके आधार पर इसके नाम दिया गया था। हालांकि जब नाम बड़ा तभी इसका नाम ब्रिक्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जून 2006 में इसकी स्थापना। और मुख्यालय, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय कहाँ, संघई चीन में है। ये 2 चीज बहुत, और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, 16 जून 2009 में। ये रूस के कहाँ से, बंग में कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। इसका 17वां और 18वां हमारा सही इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। आप लोग ये करंट में जब किताब दिखती थी उसके ऊपर ये लिखा गया था। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हमारा जरूरी है, क्यों, भारत में आयोजित होगा, ये तभी 2026 का इम्पोर्टेंट है। कब होगा, भारत में आयोजित होगा, ये अभी हाल ही फिलहाल में आयोजित होगा। तो 18वां 2026 का भारत में आयोजित होगा। इसमें टोटल कितने देश हैं, देखिए वर्तमान में सबसे नया देश जुड़ा है इंडोनेशिया। 2025 में जो हमारा नया देश सबसे जुड़ा है 2025 में इंडोनेशिया, आप लोग ये याद रखिएगा। और 2010 में जो ब्रिक सबसे सम्मेलन हुआ था तो 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। तो पहले 4 थे, ब्रिक के थे, फिर जब ब्रिक्स हुआ 2010 में ब्रिक्स हो गया, तो कौन जुड़ा था, साउथ अफ्रीका जुड़ा था। और जो वर्तमान में सबसे नया जो जुड़ा है इंडोनेशिया, आप लोग याद रखिए। और 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत में आयोजित होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखिए यूपीएफसी। देखिए यूपीएफसी अगर जहां भी यूपी आ गया मतलब ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये उत्तर प्रदेश की वित्तीय निगम की संस्था है। और इसकी स्थापना कब, 1954 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कानपुर में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो हमारी संस्था है, कोई भी संस्था, उसका उद्देश्य मेन होता है, उसकी स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य, 3 चीज आप लोग याद रख सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहले स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है और इसका उद्देश्य क्या है, बस और क्या ही बचा उसमें। देखिए राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये एफसी का कार्य है, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में G20 के सम्मेलन के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है, बेसल स्विट्जरलैंड में है। देखिए एफएसबी के देखें हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, 116वां नंबर हमारा एफएसबी का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा। ये विदेश के होने के नाते भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए हमारा पूछा था कि एफएसबी यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, मतलब इसका कार्य क्या है। इसमें देखिए 3 कार्य है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है पहला, दूसरा कार्य दुनिया भर में देशों की वित्तीय नियामकों नीतियों को समन्वय करना दूसरा, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों का विकास। तो डी हमारा सही होगा पहला, देखिए वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, यही हमारा सही जवाब है। इसके बाद हमारा BFSB हो गया। इसके बाद हम आते हैं BRI, ये हमारा डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा था 142, देख लीजिए BRI का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये देखिए चीन द्वारा स्टार्ट की गई थी। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI चीन की एक विशाल वैश्विक विकास रणनीति जो 2013 में शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे, बंदरगाहों, ऊर्जा पाइपलाइनों, डिजिटल नेटवर्कों सहित व्यापक अवसंरचनाओं निवेशों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ना तथा वैश्विक व्यापार के चीनी आर्थिक प्रभाव में बढ़ावा देना। इसका कब लक्ष्य पूरा होने का रखा गया, 2049 में इसका लक्ष्य रखा गया है, इसको पूरा होने का। ये चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म हमसे डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
UDHR, ये DHR का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें फुल फॉर्म ना पूछकर देखिए, इसमें अभी आपको हम बताते हैं। UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ये जो पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल बनते हैं, इन्हीं के आधार पर पूरे बनते हैं। देखिए ये कहाँ यूएन द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। इसके 30 आर्टिकल हैं। इसमें कितने आर्टिकल है? 30 आर्टिकल है, जो दुनिया भर के सभी मनुष्य को मौलिक अधिकारों के स्वतंत्र होने को सुनिश्चित करते हैं। मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य बिना किसी जाति, बिन लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता के भेदभाव के आधार पर गरिमा, समानता और सबको अधिकार प्रदान करना है। देखिए इसलिए 10 दिसंबर को कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948। इसलिए 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें देखिए बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया गया। आर्टिकल 30 आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 19 के बारे में पूछ दिया गया, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आप लोग कह सकते हैं। हालांकि इसमें पूछना चाहिए था कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें टोटल 30 आर्टिकल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMF से। ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किसको सबको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी है, USA की। और देखिए IMF रिपोर्ट जारी करता है। पहली बात तो हो गई स्थापना, मुख्यालय, और ये जो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, 3 प्रकार की। पहला हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो गया। इसके बाद हमारा आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके बाद आता है फिक्सियल मॉनिटर रिपोर्ट, जो हमारा पहला ही है ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट। यही हमारा शायद पूछा गया था कि कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, और सेकंड भी पूछ सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग 2 आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा जो फ्यूचर आता है, देखिए IMF है जो कि हमारा लोन प्रदान करता है। ये 2 प्रकार के लोन प्रदान करता है। कौन? RFI और RCF द्वारा। RFI क्या होता है? रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके विशेष आपातकालीन स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये जो हमारी सुविधा प्रदान करता है RFI के तहत करता है। और जो होता है इसके तहत RCF, यह कम आय वाले देशों को बिना किसी व्यापक आर्थिक कार्यक्रम के तत्काल या ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। RCF देखिए IMF की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की वर्तमान अध्यक्ष है। आप लोग ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये हमारी वर्तमान अध्यक्ष है। इसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पूरे विश्व में व्यापार को एक तरीके से सही करने के लिए संगठन जो बनाया गया है वो WTO है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कुल सदस्य देश WTO में देखिए 166 देश सदस्य हैं। और देखिए इसका जो पुराना नाम था GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड। 1948 में इसका नाम इसका बदलकर हमारा रखा गया था। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में WTO की हुई है। और जो GATT की स्थापना 1948 में हुई थी, तो 1948 के बाद चलता चला गया, 1995 में WTO कर दिया गया और जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर कर दिया गया। और WTO में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 135वां 166वां देश पूछे गए जो सम्मिलित हुए हैं। 2024 में 2 सम्मिलित हुए हैं। तो 165वां है कोमोरोस और 100 तिमोर लेस्ते, 166वां तिमोर लेस्ते। ये 2 देश 2024 में सम्मिलित हुए हैं। तो आप लोग ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है UN। देखिए यूनाइटेड नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। जिस एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, अगर सिलेबस चेक करेंगे तो यूनाइटेड नेशन अलग से उसमें संस्था आपको दी रहती है कि आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में अवश्य पूछेगा। तो चलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पर ये कह सकते हैं बहुत कुछ लिखा बताया। यूनाइटेड नेशन, UN देखिए जितनी भी यूनाइटेड नेशन की संस्था UN से स्टार्ट होगा, यूनाइटेड नेशन की संस्था होगी। देखिए UN का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ कह सकते हैं आप। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के सन
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन द्वारा अमेरिका में हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं, 193 सदस्य देश हैं और इसमें जो है 5 परमानेंट देश होते हैं। 5 परमानेंट देश जो है वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे तो ये कौन कौन से, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, ब्रिटेन और फ्रांस, ये हमारा वीटो का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कानून पर। तो ये यूनाइटेड नेशन की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक पहला किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और कुल सदस्य 193 और जो परमानेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसके बाद हमारा देख लीजिए, यूएन में 6 प्रकार की आधिकारिक भाषाएं चलती हैं। यूएन में अगर आप डिबेट करना चाहते हैं 6 प्रकार की भाषाओं के में ही आप डिबेट कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है और मंदारिन है। ये 6 प्रकार की भाषा में आप यूएन में डिबेट कर सकते हैं। यूएन की 6 प्रमुख अंग है। जो यूएन बना है, आप कह सकते हैं कि यूएन किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो इसमें कुल 6 संस्था, 1 2 3 4 5 6 संस्थाओं से मिलकर बना है। इस कौन 6 संस्थाएं, देखिए पहला तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक दूसरा का संयुक्त राष्ट्र महासभा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और एक 5वां हो गया संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद और 6वां हो गया संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो कि सभी हमारे ये 5 चीजों 6 चीजों से जो हमारा यूएन बना है, तो यही हमारा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग याद करना ही पड़ेगा। अगर आप वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो यूएन के बारे में आप लोग को जरूर ही पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा देख लीजिए नोट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का 5 का जो मुख्यालय अमेरिका में न्यूयॉर्क में है, सिर्फ एक का कहाँ मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है, नीदरलैंड के शहर द हेग में है। और जो यूनाइटेड नेशन यूएन, देखिए इसे शॉर्ट में यूएन लिखा जाता है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है, प्रथम महासचिव कौन है, ट्रिगवे ली, 1945 से 1952 तक प्रथम। और वर्तमान पूछेगा तो एंटोनियो गुटनेस है वर्तमान में। देखिए आईएन लिख दिया हूँ गलती से, यूएन होगा। यूएन की जो संस्था है, यूएन से जो भी स्टार्ट होगा समझ लीजिए यूएन की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। जैसे यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनएससी, यूनिसेफ, यूएनएचआरसी, यूएनएफसीसी, टीसी, सब जितने भी यूएन से स्टार्ट होंगे ये समझ लीजिए यूएन की संस्था है, यानी यूनाइटेड नेशंस की। इसके बाद हमारा देखिए आ जाता है वर्ल्ड बैंक। अगर पहला यूएन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हमारा ये वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। नंबर पे हमारा सबसे ज्यादा यूएन के बारे में पूछता है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछता है। तो देख लीजिए वर्ल्ड बैंक के बारे में, WB शॉर्ट फॉर्म में इसे WB लिखा जाता है, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1944 में। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में। सम्मेलन भी पूछा जाता है, कौन सा सम्मेलन में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि सम्मेलन के द्वारा कब, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 7 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। और इसमें कुल कितने सदस्य देश है, 189 कंट्रीज में सदस्य देश हैं। और देखिए विश्व बैंक समानता विश्व बैंक समूह कहलाता है, क्योंकि यह 5 आर्थिक संगठनों से मिलकर बना है। देखिए कोई भी संगठन जब बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यूएन बड़ा क्यों है, उसमें बहुत संस्थाएं मिलकर बना है। इसी प्रकार जो कि वर्ल्ड बैंक भी बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि बहुत प्रकार की संस्थाएं इसमें मिली हैं तभी बड़ा है। देखिए इसमें 5 प्रकार की संस्थाएं हमारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो गया पहला। दूसरा हो गया IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा हो गया IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके बाद हो गया हमारा MIGA MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसके बाद हो गया ISID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। और इसके देखिए जो हमारा मेन होता है नोट, ये हमारा बहुत IBRD और IDA को आमतौर पर ही विश्व बैंक कहते हैं। ये जो दोनों है इन्हीं को आमतौर पर हम विश्व बैंक कहते हैं। ये तो संस्था है, ठीक है, तो पांचों मिलकर जो विशेष रूप से दोनों ये पहली IBRD और IDA वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें भी क्या है वर्ल्ड बैंक के बारे में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, सभी का मुख्यालय जो है वर्ल्ड बैंक की संस्थाएं, 5 संस्थाएं, सभी का मुख्यालय
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। भारत जो है सभी का सदस्य है, परंतु आईसीएसआईडी का छोड़कर अन्य सभी का सदस्य है, क्योंकि ये जो आईसीएसआईडी है ये झगड़ों वगड़ों को सुलझाता है, तो भारत में दूर रहता है क्योंकि दो देशों के बीच क्यों अपने जाके पड़े, इसलिए आईसीएसआईडी को छोड़कर अब चारों का सदस्य भारत है। इसके बाद आता है देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में अभी बता ही दिया अभी ऊपर कि इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन डीसी। और पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में मुख्य अंतर क्या है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक अंतर देख लेते हैं। देखिए आईएमएफ वैश्विक स्थिरता, विनिमय दरों, स्थिरता, भुगतान संतुलन की समस्याओं हल करने के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जबकि देखिए वर्ल्ड बैंक दीर्घकालिक विकास और गरीबी उन्मूलन केंद्रित है, जो विकासशील देशों के बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। तो जो हमारा वर्ल्ड आईएमएफ है ये सिर्फ मुद्रा उद्रा से संबंधित समझ लीजिए कि आर्थिक सलाह वाला देता है, जो कि और जो वर्ल्ड बैंक है ये हर प्रकार की समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि का वो करता है, निराकरण करता है। इसके बाद हमारा आता है सेबी। सेबी देखिए एक प्रकार की संस्था है जो भारत की संस्था है। देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को और 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये दो चीजें आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए सेबी का जो हमारा मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। ये सेबी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये भारत की सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और ये भारत में शेयर मार्केट को जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो सभी का देखभाल हमारा सेबी करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। देखिए इसके बाद हम देखिए बहुत बड़ा हो जा रहा था वीडियो, तो छोटा छोटा हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। देखिए सैक कोड के बारे में आपको डायरेक्ट ही पूछा गया था कि सैक कोड में इस सैक का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए सैक कोड में होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये जीएसटी कोड है जो 6 नंबर का होता है, 99 से स्टार्ट होता है। जीएसटी को देखिए जीएसटी रिफंड आप लोग छापों पर मारते हैं तो ये कोड होता है जो लोग लेते रहते हैं, तो जीएसटी से संबंधित। इसके बाद देखिए सीटीबीटी, वो एक प्रकार का कानून है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूक्लियर के बैन पर रोक लगाती है सीटीबीटी। इसके बाद आता है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी है। और NOAA, ये देखिए नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडल प्रशासन है, ये महासागर से संबंधित है। इसके बाद आता है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। एमपीसी ये मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यूनेस्को के बारे में कौन नहीं जानता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है एनएसओ ही करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके बाद आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ एक्ट आए थे जो भारत में आए थे कानून को रोकने के लिए, और कानून के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आए थे। कौन कौन है? टाडा एक्ट, आपको पहले एक एक कानून आपको बता देते हैं। और देखिए जो लास्ट में हमने सन लिखा है ये सन है कि कब ये कानून आया था और कब इसी या तो कब आया था या तो उसकी स्थापना कब हुई थी। टाडा एक्ट, ये देखिए टेररिस्ट एंड डिसरिप्यूटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया था 1985 में। और देखिए पोटा आया था कब? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा 2002 में ये आया था। पॉस्को एक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बार बार सुनते हैं कि इसको पॉक्सो एक्ट लग गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसिव एक्ट 2012 के ये आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। देखिए 18 वर्ष से कम बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है इसके तहत ये ही कानून हमको लगता है, और 30 दिन के भीतर हमको सुनवाई होती है। ये पॉस्को एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कब आया था? 2012 में। इसके बाद आया था मीशा, मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ये जो मीशा उसा कानून आया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी अपने ही जब सत्ता में रहती तो अपने ही
विरोधी के लगा देती थी। तो ये मीसा हो गया, पोटा टाटा, ये कुछ कानून चले पर कुछ दिन तक चले, फिर उसके बाद इस कानून को हटाना पड़ा, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो विरोधी के ऊपर लगा देता है। पर और इसके बाद जो होते हैं DIR एक्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एक्ट 2005 के द्वारा। इसके बाद UAPA एक्ट आया था, कौन सा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1937 में। ये सारे एक्ट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद कर लीजिए कब ये आए थे और ये फुल फॉर्म इसका क्या है, आप लोग ये याद कर लीजिए। एक नंबर तो फिक्स है, किसी ना किसी में तो जरूर इससे पूछ सकता है। इसके बाद आता है हमारे, देख लीजिए कुछ और फुल फॉर्म हमारे पूछे गए थे। GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। देख लीजिए वर्तमान में गैस मिल नहीं रहा, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इससे पूछ सकता है। इसके बाद सार्क, तो सबको पता होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। इसके बाद आसियान, देखिए एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद DDoS के बारे में डायरेक्ट पूछे, ये कंप्यूटर के बारे में थोड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ये साइबर अटैक का एक प्रकार है, जो कि हमारा पहले डी कैपिटल में लिखा था, OS स्मॉल में लिखा था, ये हमारा डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद हमारा CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉल्यूशन के संबंधित में इसकी स्थापना हुई थी। CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा इसरो और DRDO, दो इंपॉर्टेंट आ गए, इसरो और DRDO। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 यानी 1969 में। और DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में। 58 और 11 साल बाद हमारा इसरो की स्थापना हुई। इसका कार्य क्या है दोनों का? देखिए इसरो जो हमारा है, ये सैटेलाइट बनाता है यानी उपग्रह बनाता है, और जो हमारा DRDO मिसाइल बनाता है। तो 1958 में इसकी, 1969 में इसकी स्थापना अलग अलग हुई थी। इसके बाद हमारा देखिए कुछ और, हमारा अब यही लास्ट पेज इसके बाद हमारा होने वाला है। इसके बाद देखिए क्या पूछा है, कोबरा, ये हमारा डायरेक्ट पूछा गया था। कोबरा का फुल फॉर्म क्या होगा पुलिस के टर्म में? तो कोबरा का फुल फॉर्म क्या होगा पुलिस के टर्म में? कमांडो बटालियन फॉर रिसोलूट एक्शन 2008, इसकी स्थापना कब हुई? 2008 में इसकी स्थापना हुई। कमांडो बटालियन रिसोलूट एक्शन की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा बैट बार बार पूछा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। हालांकि वर्तमान में वैट को सबको मिलाकर एक में GST कर दिया गया है, इसीलिए हम पूछता अब नहीं है। तो GST में 16 प्रकार को मिलाकर, 16 प्रकार के करों को मिलाकर अब GST बना दिया गया है। तो GST आप लोग बल्कि एक बार GST को ढंग से पढ़ लीजिए, सभी प्रकार के टैक्स उसमें समाहित हो जाएंगे। इसके बाद हमारा डायरेक्ट पूछ दिया गया साइट का फुल फॉर्म क्या होगा? SITE, साइट का फुल फॉर्म पूछे दिया था, ये डायरेक्ट पूछा गया था। सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये हमारा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपर्ट हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ITO, ये इंटरनेशनल, जहाँ इंटरनेशनल बात आएगा वो पूरे विश्व की संस्था है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865, इंटरनेशनल ITO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आना था NGSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और UNCT, देखिए UN मतलब यूनाइटेड नेशन की संस्था है। CTD, यूनाइटेड, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 1966 में। देखिए UNFCC, ये भी यूनाइटेड नेशन की संस्था है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार संस्था है। इसके बाद हमारे देख लीजिए पूछा था इकॉनमी, यही हमारा लास्ट पेज है। इकॉनमी में ITC का फुल फॉर्म पूछा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था GST में, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको दिया था। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें लिखा था। और इसमें देखिए IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, 2009 में इसकी
स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा देखिए ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। DGFT से भी क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये भी क्वेश्चन पूछे। DNA RNA तो सबको डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका हो जाएगा। और LGBTQ से भी एक क्वेश्चन हमारा पता नहीं कि पूछा गया था, इसके टर्म में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो पहले हम इसके फुल फॉर्म जान ही लेते हैं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर क्वेश्चनिंग इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग देख लीजिए। तो यह हमारा आज का सेक्शन यही खत्म होता है। तो जिसको भी हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दे लाइक, और जिसको भी ये सारे प्रकार के देखिए जो पुलिस के हमारे पेपर चाहिए जो अभी प्रीवियस ईयर में हुए थे, जो हुए थे 2 शिफ्ट में, पहले तो रद्द हुए, उसके बाद भी जो 4-5 दिन हुए थे वो भी हमारे सभी का आपको टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और जिसको भी हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।